वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास AK एकेडमी आर्मी क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम देखेंगे वो 28 प्रश्नों का सेट देखेंगे। यानी कि आज जो हमारा है वो क्लास सेट प्रैक्टिस का होने वाला है, यानी कि आपका टेस्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, टेस्ट कह के नहीं लिया जाता है, जिस वजह से मैंने आप लोग को बताया नहीं है कि आज टेस्ट है। और देखते हैं कि आज कितने अंक आप लोग को आता है टेस्ट में। और फ्रेंड्स, सभी लोग कमेंट करके अपना अंक कितना आपको आया, आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं, और वो बात आप कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे। और इस प्रश्न को पढ़ने के दरमियान मैं हर एक प्रश्न पे आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, और जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक भी आप ऑप्शन को देख करके आंसर टिक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कुछ हो जाए, चलिए देखते हैं। तीन रंगों का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश की शान है। तीन रंगों का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिल का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंदुस्तान की शान है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज के सवाल का, क्लास का जो सवाल है पहला, वो क्या है। तो मुझे लगता है कि आप लोग सब देख ही रहे होंगे, और इस सवाल का जवाब क्या होगा आप लोगों ने शायद कर ही लिया होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, टोक्यो। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन है, ये आपको बतलाना था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो। एशिया का सबसे बड़ा नगर के रूप में जाना जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा भारत है, भारत भी एशिया का ही अंग है। इसको भी ध्यान में रखेंगे कि हमारा भारत एशिया महादेश में स्थित है। और फ्रेंड्स, हमारा भारत जो जितना क्षेत्रफल में विस्तृत है वो 2.4% भाग में ही हमारा पूरा भाग, ये भारत विस्तृत है। इसको भी आप साथ साथ में ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए भारत, या फिर ऑप्शन नंबर बी चीन, या फिर ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। चलिए फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या होगा, किस देश में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नॉर्वे। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है नॉर्वे, यह इसका राइट आंसर होगा। नॉर्वे में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है, यानी कि एसिड रेन होता है। फ्रेंड्स, ये जो एसिड रेन होता है ये अत्यधिक प्रदूषण के कारण होता है, यानी कि वायु प्रदूषण के कारण ही ये एसिड रेन होता है। और सबसे ज़्यादा एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा जो होती है वो नॉर्वे में होती है। चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स, जो बारिश जो होती है वो पानी, जो जलाशयों से जो पानी है, जैसे कि समुद्र हो गया, या फिर कोई गंगा हो गई, या यमुना हो गई, जो भी नदियाँ होती हैं, उनसे वाष्पित होने के बाद जो पानी इकट्ठा होता है बादल के रूप में, वही फिर बरसता है। यही होता है बारिश होने की प्रक्रिया। और चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स, बारिश की जो बूंदें होती है गोलाकार होती हैं, वो पृष्ठ तनाव के कारण, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और जो मैंने बताया है उन सारी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा एवं घना वन किस देश में है। आपको बतलाना है विश्व में सबसे बड़ा एवं घना वन किस देश में है। ऑप्शन नंबर ए रूस में, या फिर ऑप्शन नंबर बी कनाडा में, या फिर ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर दीजिए कि विश्व में सबसे बड़ा एवं घना वन कौन है, इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ब्राज़ील। विश्व में सबसे अधिक बड़ा एवं घना वन, यानी कि वन का क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत है और घना भी है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर ब्राज़ील होगा। और चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, इंडोनेशिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है। आपको बताना है इंडोनेशिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है। ऑप्शन नंबर ए थोरियम, या फिर ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थोरियम। थोरियम में जो आंसर दिया, सॉरी ऑप्शन है ये थोरियम, इंडिया में यानी कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है थोरियम, यही हमारा राइट आंसर होगा। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है,
फ्रेंड्स इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बतलाऊंगा क्योंकि ये सेट है और इस सेट में हम केवल क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और फिर मॉर्निंग में जो भी होगा वो भी इसी तरह से क्लास होगा। फिलहाल ये केवल आज का कंडीशन है और डिटेल क्लास जो हम डेली चलते हैं वो चलेगा है। तो फ्रेंड्स ये टेस्ट है, इस वजह से ज़्यादा डिटेल हम नहीं चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार या फिर ऑप्शन नंबर बी नैनीताल या फिर ऑप्शन नंबर सी देहरादून या फिर ऑप्शन नंबर डी भोपाल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा देहरादून। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए, चलिए देखते हैं। इसका आंसर होगा देहरादून। जो भी लोगों ने कुछ आंसर दिया है वो सब सतर्क हो जाएं, यहाँ पे हमारा आंसर और कोई नहीं होगा, सी होगा, देहरादून होगा। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बतलाना है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद या फिर ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार या फिर ऑप्शन नंबर सी कुल्लू या फिर ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। चलिए आपके पास समय है, आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। इसको ध्यान में रखेंगे। और अहमदाबाद में ही ये गांधी जी ने साबरमती आश्रम का निर्माण किया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे, अहमदाबाद में ही। और फ्रेंड्स जो दांडी यात्रा चली थी, दांडी यात्रा जो हुई थी गांधी जी ने की थी, और वो दांडी यात्रा यहीं से अहमदाबाद आश्रम से ही स्टार्ट की थी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपको बतलाना है जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। जीवाश्म नेशनल पार्क जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपको बतलाना है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है कि क्या आंसर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है 5 दिसंबर 10 दिसंबर 15 दिसंबर और 20 दिसंबर। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा 10 दिसंबर। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, जिस वजह से आपको ध्यान में रखना है कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पे जो लिखा गया है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। आप ध्यान में रखेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और इसके न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 5 वर्ष 6 वर्ष 9 वर्ष और 7 वर्ष। चलिए जल्दी से बताइए कि क्या होगा आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो न्यायाधीश का कार्यकाल होता है ये होता है 9 वर्ष का कार्यकाल और इसमें 15 सदस्य होते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, विश्व की प्रथम परख नली शिशु कौन है? ऑप्शन नंबर ए नेहा या फिर ऑप्शन नंबर बी चांदनी या फिर ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन नंबर डी लुइस ब्राउन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। चलिए देखते हैं इसका आंसर आप लोग क्या करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है लुइस ब्राउन, ये विश्व की प्रथम परख नली शिशु के रूप में जानी जाती हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, विधि दिवस यानी कि कानून दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है कि कानून दिवस यानी कि विधि दिवस यानी कि लॉ डे, आपको बताना है कि लॉ डे कब मनाया जाता है या विधि दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 26 सितंबर या फिर ऑप्शन नंबर बी 15 जनवरी या फिर ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर या फिर ऑप्शन नंबर डी 26 दिसंबर। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर कीजिए जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा 26 नवंबर। इसको ध्यान में रखेंगे 26 नवंबर
हमारा ये लॉ डे यानी कि ये विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। और देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, या फिर ऑप्शन नंबर सी मुंबई, या फिर ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, इसका आपको आंसर करना है। जल्दी से बोलिए। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, इस जो 28 क्वेश्चन है ये सेट है, और इस सेट को आप कम से कम 3 बार, कम से कम 3 या 4 बार इस वीडियो को देखेंगे। इस सेट में जो 28 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, ताकि मॉर्निंग में जब मैं पूछूं तो मैं ऑप्शन ना दूं, आप बगैर ऑप्शन दिए हुए आंसर करेंगे। और मॉर्निंग में जो क्लास होगा उस वक्त भी क्लास इसी तरह से होगा, कोई डिटेल नहीं चलेगा। अगली वीडियो में जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो डिटेल हमारा क्लास चलेगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मार्गरेट थैचर, या फिर ऑप्शन नंबर बी एलिजाबेथ प्रथम, या फिर ऑप्शन नंबर सी एलिजाबेथ द्वितीय, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर कीजिए क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर को ब्रिटेन की महिला, लौह महिला कहा जाता है। लौह महिला, मार्गरेट थैचर को ब्रिटेन की लौह महिला के नाम से जाना जाता है। और भारत में कौन लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन आज का आपका जो पहला सवाल है वो यही है। आपको कमेंट करके बतलाना है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। और ये सभी को बतलाना है, सभी लोग से मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके सब बोल देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, या फिर ऑप्शन नंबर सी नैनीताल, या फिर ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, या फिर ऑप्शन नंबर डी मनाली। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि क्या होगा। भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर कीजिए क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। यही हमारा राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है, और कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बना था? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। कमेंट नहीं करना है, इसका आंसर आपको ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर बी मुंबई, या फिर ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, या फिर ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर करेंगे क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। मुंबई को ही पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था, इसको ध्यान में रखेंगे। और दिल्ली जो दिया गया है, दिल्ली 1912 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, ना कि दिल्ली। दिल्ली की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, ये जो मैं बोल रहा हूँ सवाल, ये सवाल पहले हो चुका है, इसको ध्यान में रखेंगे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। इससे पहले क्या थी? कोलकाता थी, जिसे कि डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। और ये हुगली नदी के किनारे बसा है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका, या फिर ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, या फिर ऑप्शन नंबर डी एशिया। फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर करेंगे क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। हाँ, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। और एशिया महादेश में ही हमारा भारत विद्यमान है, और इस एशिया महादेश में हमारे भारत का जो प्रतिशत मात्रा, यानी कि कितना प्रतिशत भाग हमारा एशिया महादेश में स्थित है, हमारा भारत एशिया महादेश के कितने प्रतिशत भूभाग में स्थित है, अगर ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे 2.4%।
एशिया महादेश में हमारे भारत की जो प्रतिशत मात्रा है क्षेत्रफल में, तो 2.4% है। इसको ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, संगम साहित्य की भाषा क्या थी? आपको बताना है संगम साहित्य की भाषा क्या थी। उर्दू, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी फारसी, या फिर ऑप्शन नंबर सी मगधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिल। फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तमिल। तमिल जो है संगम साहित्य की जो भाषा थी वो तमिल थी। आपको इसका आंसर ध्यान में रखना है, संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। और फ्रेंड्स, सभी लोग क्लास में जय हिंद कह के अपनी उपस्थिति सभी लोग दर्शाएंगे और वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे अगर पसंद आता है तो। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से एक दिन टेस्ट हो, यानी कि टेस्ट सीरीज़ चले, तो ज़रूर यस कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, या फिर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन नंबर डी केरल। फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। और चलिए देखते हैं राजस्थान जो दिया गया है, राजस्थान छोड़िए, राजस्थान को देखते हैं आगे। हमारा वीडियो काफ़ी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि 28 प्रश्न हैं तो 28 मिनट भी लग सकता है अगर 1 मिनट भी दें तो। इस वजह से ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बतला रहा हूँ। चलिए देखते हैं कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिकंदराबाद, या फिर ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर, या फिर ऑप्शन नंबर सी भोपाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर। फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिकंदराबाद। सिकंदराबाद यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और ये आर्मी कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, ये आर्मी के लिए एक आर्मी एकेडमी है, ये इसको ध्यान में रखेंगे, जो कि सिकंदराबाद में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 15, या फिर ऑप्शन नंबर बी 12, या फिर ऑप्शन नंबर सी 16, या फिर ऑप्शन नंबर डी 18। तो फ्रेंड्स, ये सवाल पीछे हो चुका है और उसमें मैंने बताया था आपको कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो कार्यावधि होती है वो 9 वर्ष होती है। और मैंने इसमें सदस्यों की संख्या आपको अभी अभी बतलाया है कि सदस्यों की संख्या 15 होती है। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जल्दी से आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से, इसका आंसर होगा 5 वर्ष, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है पूछेगा आपसे, तो आप कहेंगे 5 वर्षों का। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, फालतू क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कम से कम 4 बार ज़रूर देखें, कम से कम याद हो जाए आपको। आप एक ही बार देखें, आपको याद होना चाहिए, बस मेरा यही मोटो है कि आप एक ही बार देखें, आपको याद हो जाए बस, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 4 बार इस वजह से कहता हूँ ताकि आपको पूर्णतः याद हो जाए, आपको जो क्वेश्चन मैंने बताया है वो आप भूलें नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 18 अप्रैल दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी यही है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, 28 फरवरी ये विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है कि नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है। चलिए जल्दी से बताएंगे, नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा हिमाचल प्रदेश।
जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर होगा। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1949, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1959, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1969, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1979। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1869। फ्रेंड्स इसको याद करने के लिए एक छोटा सा मैं आपको ये लिंक कर देता हूँ। आपको ध्यान में रखना है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो एक साल आप बढ़ जाइए 19, यहाँ पे जो हो रहा है 1869 में उनका जन्म हुआ था गांधी जी का, और यहाँ पे 1969 है, तो एक साल बढ़ जाना है और यही हमारा यहाँ पे आंसर है। अगर आपको महात्मा गांधी का जन्म वर्ष याद है तो आप यहाँ पे एक साल बढ़ जाएंगे तो ये हमारा 1969 हो जाएगा, जो कि है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में पहली बार हुआ था। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर विदेश मंत्री? जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, जो दिया गया है यही हमारा राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और ये वास्तविक प्रमुख के तौर पे काम करता है भारत में। और देखते हैं हमारा अगला सवाल। वास्तविक नहीं, कार्यकारी प्रमुख। आपको ध्यान में रखना है कि भारत में प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति को माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952, या फिर ऑप्शन बी 9 अगस्त 1950, या फिर ऑप्शन सी 12 अगस्त 1951, या फिर ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1953। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है 6 अगस्त 1952। यहाँ पे आंसर आप ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, या फिर ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, या फिर ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी एबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा कर्नवालिस। कर्नवालिस आप देख रहे होंगे कि कर्नवालिस कहाँ पे है। यहाँ पे इसका आंसर तो नहीं है कर्नवालिस। फ्रेंड्स इसको आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कर्नवालिस। यहाँ पे हमारा आंसर होगा लॉर्ड कर्नवालिस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। अगर ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्नवालिस, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, या फिर ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय, या फिर ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है राजा राम मोहन राय। ये समाज सुधारक के तौर पे काम करने वाले व्यक्ति थे और इन्होंने ही सती प्रथा का भी अंत किया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्नवालिस, या फिर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, या फिर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मैकाले। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी, यानी कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का काम सबसे पहले किसने किया था। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम यानी कि अंग्रेजी को
हमारे एजुकेशन सिस्टम में जोड़ने का काम लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, या फिर ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल, या ऑप्शन नंबर सी ओजोन मंडल, या फिर ऑप्शन नंबर डी बहिर्मंडल। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, और आप ही के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से और भी लोग जुड़ेंगे। इस वजह से जब भी आप वीडियो देखें तो लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है क्षोभ मंडल, यही हमारा आंसर होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? तो आप कहेंगे क्षोभ मंडल। और फ्रेंड्स जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल ये समताप मंडल का ही भाग होता है। ओजोन मंडल समताप मंडल का ही भाग होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। समताप मंडल और ओजोन मंडल एक ही लेयर में ही पाया जाता है। थोड़ा सा ऊपर जाता है, यानी कि 30 से 60 किलोमीटर का जो दायरा होता है वो ओजोन मंडल का होता है, और उससे नीचे का जो दायरा होता है वो समताप मंडल का होता है। और फ्रेंड्स समताप मंडल में ही वायुयान उड़ता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है ओजोन मंडल किस मंडल में अवतरित होता है? तो फ्रेंड्स ये तो मैंने अभी जस्ट मैंने आपको बतला दिया। तो इसका आंसर, चलिए इसमें समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर होगा समताप मंडल। समताप मंडल आप याद रखेंगे। और समताप मंडल से 30 से 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे जब हम जाते हैं, समताप मंडल की ऊंचाई से 30 से 60 किलोमीटर तक ऊंचाई तक हम जाते हैं तो हमें जो मंडल मिलता है, यानी कि जो परत मिलती है वो ओजोन परत मिलती है, और इसी का नाम ओजोन मंडल रखा गया है, जो कि हमारे पृथ्वीवासियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट परत है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पे आने नहीं देती है, बस इसी वजह से। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीवी का मकबरा कब बनवाया था? आपको बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1648, ऑप्शन नंबर बी 1658, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1678, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1668। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1678। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है 1678 जो दिया गया यहाँ पे, यही हमारा राइट आंसर होगा कि औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीवी का मकबरा बनवाया था, 1678 में बनवाया था। और फ्रेंड्स बीवी का मकबरा कहाँ पे बनवाया, अगर आप जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करेंगे। आपके लिए आज का दूसरा सवाल है। और फ्रेंड्स सभी लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी और भी सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, यानी कि और भी कस्टमर को जोड़ने का काम करेंगे, ताकि जल्दी से हम 1000 पूरे हो जाएं और हमारा लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अभी तो ये 28 क्वेश्चन है, जब हमारा क्लास लाइव स्टार्ट हो जाएगा तो हम 100 क्वेश्चन डेली करेंगे। और देखिए उसके लिए फिर कोई टाइम मैं फिक्स करूँगा, और ऑफलाइन भी टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए 1000 सब्सक्राइबर तक। उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं सब्सक्राइबर बढ़ाने की या फिर कोई कंडीशन की, और ना ही यहाँ पे कोई फिर एडवर्टाइजमेंट चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टेस्ट और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय AK अकेडमी।